अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के स्पेशल बुलेटिन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली पुलिस ने आज पीर को तेलंगाना के वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फर्जी वीडियो के सिलसिले में तलब किया है। ज़राए ने आज ये इत्तला दी। मालूमात के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को यकुम में को पूछगछ के लिए बुलाया है और इनके इस्तेमाल करदा तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ लाने की हिदायत दी है। ज़राए ने बताया कि फेक वीडियो शेयर करने वाले कांग्रेस लीडरों समेत 5 और लोगों को भी दिल्ली पुलिस तलब कर रही है। ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त में हो रही है जब दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले ही वज़ारत दाखिला और बीजेपी की शिकायत के बाद इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया। खुसूसी सेल ने ताज़रात हिंद की दफ़ात और IT एक्ट के मुतालिका दफ़ात के तहत FIR दर्ज की है। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया है कि सोशल मीडिया पर कम्युनिटियों के दरमियान इंतशार पैदा करने के इरादे से कुछ मॉफ्ड वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें अमन व अमान में खलल पड़ने का खदशा है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के वज़ीर आला को नोटिस भेजकर अपना मोबाइल फ़ोन अपने साथ लाने को कहा है। दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल हैदराबाद में मौजूद है। इस मामले में 5 और लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा जिनमें कुछ कांग्रेस लीडर और दीगर शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज पीर को 6 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके दिल्ली में कुल 57 पार्लिमानी हलकों में इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आम इंतखाबात के छठे मरहले में कौमी दारकूमत दिल्ली की 7, हरियाणा की 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा 6 और मगरबी बंगाल की 8 नशिस्तों पर 25 में को वोट डाले जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नशिस्तों पर नामजदगी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 6 में होगी। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 7 में को होगी और 9 में तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में दिल्ली की चांदनी चौक, शुमाल मशरक़ी दिल्ली, नई दिल्ली, शुमाल मगरबी दिल्ली और जनूबी दिल्ली, हरियाणा में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और बिहार में वाल्मीकि नगर, मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, सेवान और महाराजगंज में वोटिंग होगी। अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों से किसको मैदान में उतारेगी, लेकिन अगर ज़राए की माने तो राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर ज़राए की माने तो प्रियंका गांधी को इंतखाबी मैदान में उतारने का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं दिख रहा है। इससे पहले कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते के रोज़ कहा था कि उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान चंद दिनों में कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के इंचार्ज अविनाश पांडे और कानून साज पार्टी के लीडर आराधना मिश्रा ने क़यादत पर जोर दिया कि राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी वड्रा को रायबरेली से इलेक्शन लड़ना चाहिए। राहुल गांधी 2004 से 2019 तक अमेठी से लोकसभा के रुकन रहे। 2019 के लोकसभा इंतखाब में इन्हें भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी केरला के वायनाड से लोकसभा इंतखाबात लड़े हैं जहां जुम्मे को वोटिंग खत्म हो गई। इसके साथ ही कांग्रेस के साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली से इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया और वह राजस्थान से राज्यसभा के लिए मुंतखब भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा इंतखाबात के लिए लखनऊ से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। लखनऊ में लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में 20 में को वोटिंग होनी है। मरकजी वज़ीर और अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले आज एक रोड शो किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव भी इनके साथ मौजूद थे। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में 20 में को अमेठी में वोटिंग होगी। मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने रोड शो के बाद आज उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, जहां से वो दूसरी मुद्दत के लिए उम्मीदवार हैं। स्मृति ईरानी ने 2019 में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को शिकस्त देकर यह सीट जीती थी। कांग्रेस ने अभी इस सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। हर एक साल की बुनियाद पर वज़राए आज़म को मुंतखब करने के इंडिया ब्लॉक फार्मूले की रिपोर्टों के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पीर को कहा कि मुल्क को इस तरह से नहीं चलाया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कौम पहले ही इसकी कीमत चुका चुकी है। गैर मुस्तहकिम हुकूमतें 3 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से इख्तिदार में रही। इस मुल्क ने 3 दिहाइयों तक अदम इस्तेहकाम की कीमत चुकाई। 3 दिहाइयों तक गैर मुस्तहकिम हुकूमतें चली, लेकिन गुज़श्ता 10 सालों में मुल्क को मजबूत क़यादत मिली।
अमित शाह ने कहा कि इस्तेहकाम मिला, सिर्फ सियासी इस्तेहकाम ही नहीं, पॉलिसियों के हवाले से भी इस्तेहकाम आया है। अब अगर इंडिया इत्तेहाद कहता है कि शरद पवार 1 साल के लिए मुंतखब होंगे, ममता बनर्जी 1 साल के लिए मुंतखब होंगी, स्टालिन 1 साल के लिए मुंतखब होंगे और अगर कुछ रह गया है तो राहुल जी मुंतखब होंगे। अमित शाह ने एएनआई को बताया कि मुल्क इस तरह नहीं चलता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विरासत टैक्स जैसे इक़दाम के जरिए दौलत की दोबारा तकसीम के लिए दबाव को दुगना कर दिया और इन्हें खतरनाक मसाइल के हल के तौर पर छुपे हुए करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर हुकूमत आपके पैसे को दोबारा तकसीम करने के नाम पर ले जाए तो क्या आप दिन रात काम करेंगे। उन्होंने कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर भी तंज किया और इन्हें युवराज कहा और कहा कि अपोजिशन के इक़दाम जली हुई ज़मीन की पॉलिसी की मिसाल है। जारी लोकसभा इंतखाबात के दूसरे दौर के अख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि दौलत टैक्स जैसे ख़यालात स्टार्टअप इनकलाब को मार डालेंगे और ये महज अपोजिशन के वोट बैंक को खुश करने का एक तरीका है। जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात का तीसरा मरहला करीब आ रहा है, मुहिम तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहलिया प्रिया दर्शनी राजे सिंधिया और इनके बेटे महानार्यामन सिंधिया ने अपने शौहर की हिमायत में शिवपुरी के कोलारास बाजार में मुहिम चलाई। भारतीय जनता पार्टी ने गोना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान इसने इलाके में मशहूर पान, मिठाइयाँ और कुछ दीगर स्ट्रीट फूड चखे। उन्होंने दुकानदारों और ताजिरों से भी बातचीत की और इन्हें वोट डालने पर जोर दिया। इससे पहले मरकज़ी वज़ीर की अहलिया ने गन्ना जिले के भदौड़ा गाँव में इंतखाबी मुहिम चलाई थी और लोगों से बातचीत भी की। इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति वाम ने अपना पर्चा नामजदगी वापस ले लिया। वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के वजीर और बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और अक्षय कांति वाम के बीजेपी में शामिल होने की इत्तला दी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति वाम का बीजेपी में खैर मकदम है। कांग्रेस जो गुज़िश्ता 35 सालों से इंदौर लोकसभा सीट जीतने का इंतजार कर रही है, उन्होंने अक्षय वाम 45 साल को, जो एक बिल्कुल नया चेहरा है, इस इलाके में अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ समझा जाता है। इंदौर सीट पर वाम का असल मुकाबला बीजेपी की सुबुकदोश हुई एमपी शंकर लालवानी से था। लालवानी इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी रही चुकी है। वाम पेशे के एतबार से एक ताजिर हैं और इनका खानदान शहर में प्राइवेट कॉलेज चलाता है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के दरमियान सियासी पार्टियों की जानिब से इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का दौर जारी है। ऐसे में सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के दरमियान दौलत की तकसीम और किसके सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, इस इल्ज़ामात में कूद पड़े हैं। हैदराबाद में एक रैली से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि सबसे ज़्यादा बच्चे किसके हैं। ये तबसरे पर जवाबी हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमान सबसे ज़्यादा कॉन्डम इस्तेमाल करने वाले हैं और हुक्मरान पार्टी की मोदी की गारंटी की टैगलाइन पर तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म के पास सिर्फ एक ही गारंटी है, दलितों और मुसलमानों से नफरत। ओवैसी ने ट्वीट किया, आप ये खौफ क्यों पैदा कर रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। मुसलमान सबसे ज़्यादा कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं और मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है। ये बात ओवैसी ने कही। तेलंगाना के हल्के पार्लियामेंट करीमनगर से बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत साबित कर देती है कि इसने 6 जमानतों पर अमल किया है तो वो मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करने में मसरूफ़ है। करीमनगर में आज मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस कायदीन मीडिया के जरिए अवाम को गुमराह करने के लिए चैलेंजेस के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो 100 दिनों में 6 जमानतों पर अमल करेंगे और उन्होंने मंशूर को बाइबल, कुरान और भगवद गीता से ताबीर किया। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत के अवाम को धोखा दिया। एक और प्रोग्राम में बंडी संजय ने कहा कि मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है और हिंदुत्व की अलंबरदार बीजेपी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ़ करने के मंसूबे पर संजीदा हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों का कर्ज 15 अगस्त से पहले माफ़ कर दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत की आमदनी में इजाफा कर्ज माफ़ी स्कीम पर अमल करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि आमदनी में इजाफा, टैक्स की वसूली, फजूल अखराजात में कमी और माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने एक बार फिर एक और देवता की कसम खाई कि 15 अगस्त से पहले कर्ज माफ़ कर देंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर बदनज़मी ना की गई होती तो इन्हें यकीन है कि कर्ज माफ़ किया जा सकता है। साबिक़ वज़ीर एटला राजेंद्र के तबसरों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ज़मीन बेचे बगैर कर्ज माफ़ कर देना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि क्या राजेंद्र चाहते हैं कि किसानों के कर्ज माफ़ ना किए जाएँ।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि इम्कान है कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ हैदराबाद को 2 जून के बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार दे देगी, यानी हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना देगी। आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद को 10 साल की मुद्दत के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का मुश्तरका दारुलहुकूमत बनाया गया था। इस साल 2 जून के साथ वो 10 साल का अरसा ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा और कांग्रेस 2 जून के बाद हैदराबाद को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के तौर पर ऐलान कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके काफ़ी इशारे मिल रहे हैं। कांग्रेस के लिए बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ के मंसूबों को नाकाम बनाना मुमकिन नहीं था और सिर्फ बीआरएस पार्लियामेंट में आवाज़ उठाकर ऐसी हरकतों को रोक सकती है अगर इसके पास काफ़ी अरकान पार्लियामेंट मौजूद हों। बीजेपी पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर SC/ST तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का भी मंसूबा बना रही है। KTR ने यह बात कही। तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस को एक और धक्का लगा है, क्योंकि तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी के फर्जंद जी अमित ने आज हुक्मरान जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। जी अमित ने तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी से मुलाकात करते हुए आज पीर को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दीपा दास मुंशी ने इनका कांग्रेस में इस्तकबाल किया। नेल्लूर लोकसभा हल्के के वाईएसआर कांग्रेस उम्मीदवार और रुकने राज्यसभा विजय साई रेड्डी ने कहा है कि इन इंतखाबात में एक तरफ गरीब पसमानदा और दूसरी तरफ अमीर अफराद के दरमियान लड़ाई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी समाज के गरीबों, दबे कुचले और पसमानदा अफराद के लिए लड़ रही है। दूसरी तरफ तेलुगुदेशम और बीजेपी इत्तेहाद सिर्फ अमीरों के लिए लड़ रहे हैं। ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस की कामयाबी होगी। नेल्लूर पार्लिमानी हल्के के लिए जल्द एक अलहदा मंशूर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आला व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू दावा करते हैं कि इनको सियासत का 40 साल का तजुर्बा है, लेकिन वो इन्हें एक इंतहाई खुदगर्ज़ सियासतदान समझते हैं जिनके पास कोई उसूल नहीं है।